हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, ईवीएस की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे ईवीएस के टॉप 30 क्वेश्चन, और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। ओके, तो आज से जो है क्लासेस रेगुलर चलेंगी। डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सब लोग नोट कर लीजिए। डेली मॉर्निंग में 8 बजे एंड दोपहर में 2 बजे, उसके बाद शाम 7 बजे। ओके, तो डेली 3 क्लास होगी। बिल्कुल फ्री में सीटेट एग्जाम की तैयारी करना है तो अभी के अभी एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बिल्कुल फ्री में आपकी तैयारी करवाई जाएगी और नोटिफिकेशन का वेट मत करिए। नोटिफिकेशन आपका आ ही जाएगा नवंबर के फर्स्ट वीक में, क्योंकि एग्जाम इसका फिक्स है दिसंबर लास्ट में। ये समझ लीजिए कि नोटिफिकेशन आ ही गया, आपका तो एग्जाम होगा ही ना। फॉर्म आप लोग समझ लीजिए भर दिए हैं, क्योंकि एग्जाम डेट पहले से फिक्स है। तो दिसंबर लास्ट में आपका फिक्स है, 25 से 30 दिसंबर के पहले पहले आपका एग्जाम हो जाएगा। तो तैयारी अपनी शुरू कर दीजिए। ओके ना, दोनों लेवल की तैयारी इस चैनल से आप लोग कर सकते हैं, अपनी प्राइमरी एंड जूनियर की। ओके चलिए, और जो डीएलएड वाले बच्चे हैं उनको दोनों लेवल की तैयारी करना होगा, और जो है बीएड वाले बच्चे हैं उनको जो है केवल सेकेंड लेवल की तैयारी करना है। ओके ना, चलिए सभी को एक बार फिर से गुड आफ्टरनून। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और भी क्लासेस और भी सिलेबस एग्जाम पैटर्न का वीडियो देखना है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। एंड जो इस बार का पेपर हुआ है अभी 2023 वाला, उसको भी आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए, ये 2022 के क्वेश्चन हैं। प्रीवियस ईयर के सिवा हम कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसके बाद मैं टॉपिक वाइज आपको मटेरियल देता रहूंगा। ओके ना, जितने भी इंपॉर्टेंट हैं ईवीएस के, मैथ के, हिंदी के, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 के, मतलब सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं करवा दूंगा। उनकी आप लोग नोट्स बना लेना। बिल्कुल फ्री में आपको कंटेंट मिलेगा। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एजुकेशन मिसाइल। ओके ना, चलिए पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी अध्यापक का कौन सा कथन लिंग पूर्वाग्रह का प्रदर्शन करता है? भेदभाव। यहां पे देखना आप लोग, विद्यार्थियों तुम सभी ने अच्छा काम किया है, लड़कों तुम हमेशा शोर मचाते हो। आगे क्या है, लड़कों और लड़कियों चलो हम सब एक साथ खेलें। विद्यार्थियों मैं तुम्हारे प्रदर्शन से खुश नहीं हूं। तो इसमें देखिए आपका जो है प्रश्न क्या पूछ रहा है कि लिंग पूर्वाग्रह का प्रदर्शन कौन सा जो है कथन करता है। तो यहां पे आप लोग दूसरे वाले को पढ़ेंगे कि लड़कों तुम हमेशा शोर मचाते हो। यहाँ पे एक जेंडर की बात की गई है, लड़कों की। लड़कों तुम हमेशा शोर मचाते हो, तो यहाँ पे आपका जो है यही वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यही आपका जो है लैंगिक रूढ़िवादिता को जो है दर्शाता है। ओके चलिए, अगला प्रश्न जहाँ पे एक पक्ष की बात की जाए। चलिए अगला प्रश्न, सौर सेल के निर्माण हेतु किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। सौर सेल के निर्माण हेतु किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? लेड का, कॉपर का, सोडियम का या सिलिकॉन का? देखिए सीटेट में क्या है, ईवीएस के 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 15 इसमें आपके कंटेंट होंगे, 15 आपका जो है पेडागॉजी होगा। ओके ना, चलिए सौर सेल के निर्माण हेतु किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। यहां पे आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिंग रूढ़िवादिता को जो है प्रदर्शन करता है? यहां पे आप लोग बताइए। सामान्यतः लड़कियां लड़कों से बेहतर खाना बनाती हैं। एशियाई लोग खेलों में अच्छा नहीं होते। सामान्यतः लड़कों की तुलना में लड़कियों का पेशी द्रव्यमान कम होता है। लड़कों व लड़कियों ने कुश्ती में हिस्सा लिया। प्रश्नों को एक बार ध्यान से पढ़ना कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिंग रूढ़िबद्धता का प्रदर्शन करता है? बताइए सब लोग। यहां पे देखना, ये सामान्यतः लड़कियां लड़कों से बेहतर खाना बनाती हैं। यहां पे एक पक्ष की बात की जा रही है, भेदभाव किया जा रहा है। तो ये आपका लिंग रूढ़िबद्धता का सही से प्रदर्शन कर रहा है। यहां पे 63 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके ना, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, भेदभाव आपको नहीं करना है, सबको बराबर आपको मानना है। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न है, नर चिड़िया बहुत सारे सुंदर बुनावट वाले घोंसले बनाता है और मादा चिड़िया इनमें से सबसे बढ़िया घोंसला अपने अंडे देने के लिए चुनती है। यह जो है कौन सी चिड़िया है? बताइए। बया या फाख्ता या दार्जिन चिड़िया या शकरखोरा? बताइए। देखिए ये आपके पक्षी हो गए, पशु हो गए, आवास हो गया, भोजन हो गया। इनसे मतलब क्वेश्चन एक एक तो फिक्स है। और जितने भी ये ईवीएस में आपके कंटेंट वाले आपके जो टॉपिक हैं, इन सभी टॉपिक्स को मैं करवाऊंगा। ओके ना, प्लेलिस्ट अलग बना दूंगा टॉपिक वाइज वाली। चलिए, नर चिड़िया बहुत सारे सुंदर बुनावट वाले घोंसले
बनाता है और मादा चिड़िया इनमें से सबसे बढ़िया घोंसला अपने अंडे देने के लिए चुनती है। यह चिड़िया कौन सी है? यानी कि एक नर चिड़िया है, वो बहुत सारे सुंदर जो है घोंसले बना डालती है। अब मादा चिड़िया क्या करती है, जो उसमें से सबसे बढ़िया रहता है उसे चुनकर अपना क्या करती है, अंडा देती है। तो वो पक्षी कौन सी है बताना है आपको। वो पक्षी है डियर बया। कौन सी पक्षी है? बया। ओके ना, जिसे जुलाहा चिड़िया के नाम से जाना जाता है। ओके ना, चलिए बहुत अच्छे। इन सारे प्रश्नों को कंटेंट वाले जैसे प्रश्न है तो इनको आप लोग नोट भी कर सकते हैं, या तो रिवीजन आप लोग कर लीजिएगा बाद में क्लास को देख के, या तो पीडीएफ को देख के। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कीट समूह में रहते हैं और उन सभी की विशिष्ट भूमिकाएं बटी हुई हैं? बताइए सब लोग, वो कौन से कीट समूह में रहते हैं, उन सभी की विशिष्ट भूमिकाएं बटी हुई हैं? तो इसमें देखिए, ततैया हो गया, दीमक हो गया, चींटियां, ये सब क्या हैं, समूह में रहते हैं और इन सभी की विशिष्ट भूमिकाएं क्या हैं, बटी हैं। 65 का 2 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके ना, चलिए बहुत अच्छे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। चलिए, और ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, सीटेट में यही एक तो आराम रहता है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं रिपीट होते रहते हैं, यही एक सहायता मिल जाती है। अगर आप लोग प्रीवियस से क्वेश्चन लगा के गए तो आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी, पास कर सकते हैं आप लोग केवल PYQ सॉल्व करके। अगला प्रश्न है, फूलों की पहचान करना है। केवल रात में ही खिलता है, औषधि बनाने के काम में लाया जाता है, रंगाई के काम में लाया जाता है, पूरे वर्ष भर खिलता है। यहाँ पे प्रश्नों को पढ़िए कि केवल रात में ही खिलता है तो वो कौन सा फूल है जो केवल रात में ही खिलता है। औषधि बनाने के काम में लाया जाता है तो वो कौन सा फूल है जो औषधि बनाने के काम में लाया जाता है। रंगाई के काम में लाया जाता है तो रंगाई के कार्य में कौन सा फूल का प्रयोग किया जाता है। पूरे वर्ष भर खिलता है, यानी कि पूरे वर्ष भर कौन सा फूल खिलता है। अब यहाँ पे ऑप्शन देखिए आप लोग, ये बताइए सब लोग। चलिए फटाफट आंसर करेंगे, 66 का जवाब दीजिए। बहुत अच्छे, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जैसे मैं सीटेट एग्जाम को, यूपी टेट एग्जाम को 2 बार अच्छे नंबरों से क्वालिफाई किया हूं, बिल्कुल उसी तरीके से आप लोगों को भी क्वालिफाई करना है फर्स्ट अटेम्प्ट में। इसीलिए कह रहा हूं कि सब्सक्राइब कर लें, एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी, बिल्कुल फ्री में आपकी तैयारी करवाई जाएगी, एक भी रुपया आप लोगों से नहीं लिया जाएगा। ओके, बुक्स वगैरह में अभी परेशान मत होइए आप लोग, ठीक है, अभी केवल क्लास देखिए। मैं आपको PYQ दे रहा हूं ना, बिल्कुल फ्री में मटेरियल दे रहा हूं, इससे बढ़िया क्या है। आपको पैसे बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। रही बात कंटेंट की, कंटेंट भी आपको मैं करवा दूंगा यूट्यूब पे, उसकी PDF आपको मिल जाएगी, नोट्स बना लीजिएगा आप लोग। तो यहां पे देखना 66 का सही कौन सा होगा, बताइए सब लोग। देखिए, केवल रात में ही खिलता है तो वो है रात की रानी, और औषधि बनाने में काम में लाया जाता है गुड़हल का, रंगाई में काम आता है गेंदा, और पूरे वर्ष भर खिलता है फूल कौन सा, गुलाब। तो यहाँ पे आपका दूसरा वाला आपका सही हो जाएगा। वीडियो को लाइक करिए फटाफट, फटाफट लाइक करेंगे सभी लोग, बहुत ही कम लाइक है। चलिए, मजा आ रहा है क्लास में। चलिए, आज से आपकी जो है डेली क्लास हो गई है, आज से डेली आपको क्लास देखना है। चलिए, अगला प्रश्न है, मधुमक्खियों के छत्ते में मधुमक्खियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। मधुमक्खी से पूछ लेता है, हाथी से पूछ लेता है, कथन दे देता है, बताइए इसमें कौन सा सही है कौन सा नहीं सही है, तो ये आपको बताना रहता है। इसमें देखना, केवल रानी मक्खी ही अंडे जो है देती है, श्रमिक मक्खी यानी कि काम करने वाली नर मक्खी होती है, छत्ते में कुछ ही नर मक्खियां होती हैं, छत्ते में केवल एक ही रानी मक्खी होती है। तो इसमें से कौन सा कथन मधुमक्खियों के बारे में नहीं सही है, ये आपको बताना है। बताइए सब लोग, फटाफट आंसर दीजिए। बहुत अच्छे, सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को गुड आफ्टरनून। तो यहां पे आपका ये वाला सही है, ये वाला सही है, ये वाला सही है, ये वाला आपका नहीं सही है, दूसरा वाला, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न आ गया है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह फल का है। इसमें बताइए सब लोग, कौन सा समूह इसमें जो है फल का है।
आलू तो सब्जी में आ जाएगा, मूली भी आ जाएगा इसमें, बैगन भी आ जाएगा, टमाटर भी आ जाएगा इसमें। इसमें सभी ऑप्शन वैसे ही हैं। अब देखिए फलों में जैसे आपका अंगूर हो गया, केला हो गया, सेब हो गया, तो ये आपके क्या होते हैं, फल के समूह में आएंगे, जो कि ऑप्शन में ऐसा नहीं दिया गया है। ठीक है ना, तो ये बेसिक सा क्वेश्चन है, इसमें ध्यान आपको नहीं देना है। चलिए, भारत के अनेक इलाकों में पाई गई बावड़ियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए सब लोग, बावड़ियों के संबंध में कौन सा कथन नहीं सही है? ये जल संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है, बावड़ियों का जल पीने के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता, ये वर्षा जल संग्रहण और जो है पुनः आवेशन के सिद्धांत पर आधारित है, इनका उपयोग सामुदायिक संसाधन के रूप में किया जाता है। तो इसमें देखिए जो है बावड़ियों के संबंध में कथन आपका नहीं सही, ये वाला कि बावड़ियों का जल पीने के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। यहाँ पे आपका दूसरा वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है, एक रेलगाड़ी अहमदाबाद से जो है त्रिवेंद्रम की ओर जाते हुए कई सुरंगों से गुजरती है, ये सुरंगें किन पहाड़ियों में हैं? 70 का जवाब दीजिए। तो ये है पश्चिमी घाट में। ओके, यहाँ पे आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हाथियों के बारे में सही है? बताइए, कौन सा कथन हाथियों के बारे में सही है? यहाँ पे हाथियों के झुंड में केवल मादा हाथी और बच्चे हाथी होते हैं, नर हाथी चारों ओर अकेले ही घूमते हैं। तो यहाँ पे बताइए कौन सा सही है? देखिए, ए आर और दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, तो यहाँ पे आपका दूसरा वाला ही सही होगा। ओके ना, चलिए, बहुत अच्छे। हाथी हो चाहे भाग हो, जितने भी जैसे पशु दिए हैं एनसीईआरटी में, ईवीएस में, सब पशुओं के बारे में पढ़ाऊंगा। जो भी पक्षी से क्वेश्चन पूछता है, आवास से क्वेश्चन पूछता है, घर से, ठीक है, कहाँ किस तरीके के घर पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो एक विश्वास के साथ एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं, हमारे चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। अगला प्रश्न देखिए, नीचे कक्षा 5 के 4 बच्चों के खून की जांच रिपोर्ट में उनके हीमोग्लोबिन स्तर के बारे में बताया गया है। अमन का इतना है, राधिका का इतना है, ये सब इतना है। तो इनमें से जो है किन बच्चों में रक्त अल्पता एनीमिया है, ये आपको बताना है। बताइए, 72 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहत्तर का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो हीमोग्लोबिन की सामान्य सीमा जो होती है 12 से 16 ग्राम डीएल तक होती है। ओके, अब इसमें देखिए किसकी किसकी कमी हो जाएगी। अमन का भी कम है, उसके बाद यहाँ पे राधिका का भी कम है, उसके बाद यहाँ पे मारिया का कम है। ओके, तो ये तीनों का कम है। ओके, चलिए, तो यही आपके सही आंसर हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छे। चिड़ियों की आँखों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, आपको बताना है। सभी चिड़ियों के अपने सिर के दोनों तरफ आँखें होती हैं। चिड़िया दो भिन्न भिन्न वस्तुओं पर एक ही समय पर दृष्टि केंद्रित नहीं कर पाती हैं। तो बताइए इसमें कौन सा सही है, कौन सा नहीं सही है? सभी चिड़ियों के अपने सिर के दोनों तरफ आँखें होती हैं। चिड़िया दो भिन्न भिन्न वस्तुओं पर एक ही समय पर दृष्टि केंद्रित नहीं कर पाती हैं। तो यहां पे तो केंद्रित कर पाती हैं। बताइए, पहला का दीजिए, S1 वाला बताइए कौन सा सही है कि गलत है ये वाला। बहुत अच्छे। तो यहाँ पे सभी चिड़ियों की बात की गई है, सभी चिड़ियों की। तो सभी चिड़ियों के अपने सिर के दोनों तरफ आंखें नहीं होती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे H1 भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जैसे उल्लू हो गया, उल्लू को नहीं होती ऐसे, उनकी जो आंख होती है वो सिर पर होती है, ठीक है। चलिए,
तो यहाँ पे दोनों आपके गलत हो जाएंगे, दोनों S1 और S2 दोनों गलत हैं। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे क्या है, बाघों यानी कि टाइगर्स की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं उन्हें अंधेरे में आगे बढ़ने और अपना शिकार खोजने में मदद नहीं करती हैं। संवेदनशील गलमुच्छे, ये तो सहायता करते हैं। विभिन्न दिशाओं में कानों की गति, वे भी सहायता करते हैं। सुनने की तीव्र अभ्यास, ये भी सहायता। जोर की गर्जना, ये जो है नहीं करते हैं अपना शिकार खोजने में मदद। बहुत अच्छे। निम्नलिखित में से सही मिलान करना है आपको। यहाँ पे एक तरफ राष्ट्रीय पार्क हैं, भारत के राज्य हैं, तो कौन से जो राष्ट्रीय पार्क हैं वो किस राज्य में है, आपको बताने हैं। 75 का जवाब दीजिए सब लोग। देखिए यहाँ पे जिम कार्बेट आपका, ये सभी को पता है, उत्तराखंड में है। काजीरंगा, ये एक सींग गैंडे वाले के प्रसिद्ध असम में है। रणथंभौर आपका, ये आपका गुजरात में है। गिर आपका कहाँ पे है, राजस्थान में है। ओके, तो यहाँ पे आप लोग मिला लीजिए, कौन सा सही हो जाएगा आपका, 75 का 2 वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आ गया है। जब पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक अपने जो है बच्चों को चिड़ियाघर लेकर जाते हैं तो वह किस उद्देश्य की पूर्ति करना चाहते हैं। देखिए ये आपके जो है अब पेडागॉजी के प्रश्न आ गए हैं, इसमें आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। ओके, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आप लोग डेली मेरी क्लास देखते हैं लगातार जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है, और जो मैं कंटेंट आपको दे रहा हूं उसको आप लोग नोट करिए और प्रॉपर रिवीजन करिए, मैं गारंटी के साथ कहता हूं 22 से 25 के बीच में आपका स्कोर होगा ईवीएस में, ये मेरी गारंटी है। फुल की मैं गारंटी नहीं लेता, क्योंकि कितना भी आप लोग पढ़ेंगे कंटेंट इधर उधर से पूछ लेगा। पेडागॉजी तो आप लोग सही कर लेंगे, 15 के 15 भी सही कर लेंगे, बट क्या होगा कंटेंट में इधर उधर के 2-3 प्रश्न दे दिए तो आप लोग फिर चूक जाओगे स्कोर करने में। तो मैं 22+ का गारंटी लेता हूं। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पे क्या है कि जब पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक अपने बच्चों को चिड़ियाघर लेकर जाते हैं तो वह किस उद्देश्य की पूर्ति करना चाहते हैं। बच्चों को जानवरों के संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाना, या बच्चों को मज़ेदार तरीके से सीखने का मौका देना, या वास्तविक जीवन की परिस्थितियों और कक्षा विद्यार्जन के बीच परस्पर संबंध स्थापित करना, या बच्चों में पशुओं को पालने के कौशल को विकसित करना। तो यहाँ पे देखिए आपका जो सही होगा ये वाला होगा कि वास्तविक जीवन की परिस्थितियों और कक्षा विद्यार्जन के बीच परस्पर संबंध स्थापित करना, यही आपका सही हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए। रमेश जो है अपनी कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में खोजपूर्ण प्रश्न पूछता है। उपयुक्त उद्देश्य विद्यार्थियों के किस कौशल के विकास का नहीं है। प्रदर्शन कौशल का, अवलोकन का, या रचनात्मक का, या श्रवण का। बताइए कौन सा नहीं है। बहुत अच्छे। तो ये प्रदर्शन कौशल का विकास इसमें नहीं है। ओके ना, चलिए बहुत अच्छे। पर्यावरण अध्ययन में निम्नलिखित में से कौन से समस्या समाधान के गुण है इसमें। यहाँ पे सृजन है, चयन है, भाषण है, लेखन है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि समस्या समाधान के गुण कौन से हैं। वीडियो को लाइक करो, फटाफट वीडियो को लाइक करो, सभी लोग शेयर कर देना लास्ट में, और 100 लाइक इस वीडियो में होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए समस्या समाधान के जो आपके गुण हैं डियर, ये सृजन हो जाएगा और चयन हो जाएगा। तो ये ए वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक ईवीएस शिक्षक के द्वारा प्रयुक्त होने वाली भाषा औपचारिक एवं परिभाषाओं पर बल देने वाली होनी चाहिए, यह बच्चों के लिए कठिन होनी चाहिए ताकि वे समझ ना पाएं, यह बच्चों की दैनिक रोजमर्रा की भाषा से संबंधित होनी चाहिए, या प्राविधिक प्रकृति की होनी चाहिए। प्रश्नों को एक बार फिर से पढ़ना। एक ईवीएस शिक्षक के द्वारा प्रयुक्त होने वाली भाषा जो है बच्चों की दैनिक रोजमर्रा की भाषा से संबंधित होनी चाहिए। यहाँ पे आपका तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, आकर्षक एवं जो है प्रासंगिक अनुदेशात्मक सामग्री का उपयोग सहायक है क्योंकि सभी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करते हैं, अधिगम को अधिक अर्थपूर्ण बनाते हैं, यह शिक्षकों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सहायता करते हैं, यह विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करते हैं। तो बताइए 80 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आकर्षक एवं प्रासंगिक अनुदेशात्मक सामग्री का उपयोग सहायक है क्योंकि यहाँ पे सभी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करते हैं। देखिए एक ट्रिक है,
अगर ऑप्शन में सक्रिय दिख जाए तो वो आपका 100% सही होगा। ओके ना, अवसर दिख जाए, ये सब क्या है, पॉजिटिव आपके वर्ड हैं। जब और भी तैयारी आप लोग करेंगे, और भी क्लासेस मेरी हो जाएंगी, तो मैं जैसे जो जो आपके नेगेटिव टैग वर्ड हैं, आपके पॉजिटिव टैग वर्ड हैं, तो इनको मैं आपको लिखवा दूंगा। आप लोग बस देखेंगे ऑप्शन में कि ये नेगेटिव पॉजिटिव है, गलत, पॉजिटिव आपका ये है, गलत, देख के ही आप लोग बता देंगे बस। अगर प्रश्न नहीं समझ में आ रहा है पढ़ने में, पेडागॉजी के प्रश्न अगर नहीं समझ में आ रहे हैं पढ़ने में, तो केवल आप लोग इसको देखिए, काम खत्म। ठीक है, तो इसीलिए कह रहा हूं कि सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आज नहीं तो कल आपको समझ में आने लगेगी क्लास। वैसे कंटेंट आपको समझ में आता होगा। ओके, चलिए यहां पे आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखना, ईवीएस के शिक्षण में न्यूनतम महत्वपूर्ण क्रियाकलाप की पहचान कीजिए। विद्यार्थियों से परिचर्चा, कार्यपत्रों पर चित्रों और रूपरेखा को बनाना, अवज्ञाकारी विद्यार्थियों को सजा देना, या विद्यार्थियों को बाहर प्रकृति की जो है सैर पर ले जाना। तो यहां पे प्रश्नों के फिर से पढ़ना कि ईवीएस के शिक्षण में न्यूनतम महत्वपूर्ण क्रियाकलाप की पहचान क्या है। यहां पे ये वाला आपका हो जाएगा, अवज्ञाकारी विद्यार्थियों को सजा देना। ठीक है, तीसरा आपका सही हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से जो है पर्यावरण अध्ययन पुस्तक में पहेलियों को सम्मिलित करने के उद्देश्य को पहचानिए। विद्यार्थियों के मन को भ्रमित करना, विद्यार्थियों में तर्क क्षमता विकसित करना, या विद्यार्थियों के मन को भ्रमित करना, या विद्यार्थियों को खेल खिलाना। आज थोड़ा क्लास लेट हो गई है, कल से आपकी जो है बिल्कुल 2 बजे क्लास होगी, 2 बजे आपकी क्लास होगी। ओके ना, चलिए बताइए सब लोग, 82 को जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन पुस्तक में पहेलियों को सम्मिलित करने के उद्देश्य को पहचानिए। तो ये वाला आपका हो जाएगा कि विद्यार्थियों में तर्क क्षमता विकसित करना। ओके, चलिए बहुत अच्छे। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये प्रश्न संकेतक हैं विद्यार्थियों की जिज्ञासा के, या विद्यार्थियों के समझ के अंतर के, या विद्यार्थियों की क्षमता के। तो बताइए कौन कौन से हैं आपके, बताइए सब लोग फटाफट आंसर दीजिए 83 का। एट्टी थ्री का यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, ये वाला ए बी होगा तो यही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए गलत कथन का चयन कीजिए। इसमें आप लोग गलत कथन का चयन कीजिए, चारों कथनों को पढ़िए, फिर आप लोग बताइए कौन सा गलत कथन इसमें। 84 का जवाब दीजिए। ईवीएस एक जो है अंतः विषयक विषय है, बिल्कुल सही है। ईवीएस पढ़ना पढ़ाना स्थानीय संसाधनों के माध्यम से होना चाहिए, बिल्कुल सही है। ईवीएस मुख्यतः जैव विविधता के अध्ययन से जुड़ी है, ये आपका गलत है, यही आपका सही है। तो ये तीनों आपके सही हैं, ये आपका गलत है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है कि एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक होने के नाते आप अपनी कक्षा के औसत छात्रों के लिए क्या करेंगे। उन्हें कई बार अवधारणा लिखने के लिए देना, उन्हें पहली पंक्ति में बैठाकर लगातार मार्गदर्शन करना, या उनके कमजोर पक्षों को ढूंढना एवं सुधारने के लिए समाधान खोजना एवं लागू करना। चौथा क्या है, उनको अतिरिक्त कार्य घर में अभ्यास के लिए देना। अतिरिक्त कार्य नहीं देना है आपको, यहाँ पे जो है उनके कमजोर पक्षों को ढूंढना है, फिर सुधारने के लिए जो है समाधान खोजना है और उसको लागू करना है। तो यहाँ पे आपका तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए बच्चे को भगवान मान के चलना है आपको सीटेट में। ठीक है, अपना बिल्कुल मानना है, कभी दंड नहीं देना है। ठीक है, जहां पे दंड की बात की जाए वहां पे आपका गलत है। ठीक है, सजा नहीं देनी है आपके कभी बच्चों को, अपना मानना है बस, हमेशा मार्गदर्शन करना है आपको। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षा के क्षेत्र में सम्मिलित है। औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक या औपचारिक दोनों, या विद्यालय शिक्षा। तो पर्यावरण अध्ययन शिक्षा के क्षेत्र में सम्मिलित है, औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा दोनों हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों से। विद्यार्थियों में अवधारणात्मक समझ तब अच्छी होती है जब शिक्षक जोर डालते हैं संवाद पर, या लिखित एवं मौखिक भाषा पर, या पाठ्यपुस्तकों पर, या प्रतिस्पर्धा पर। तो विद्यार्थियों में अवधारणात्मक समझ तब अच्छी होती है जब शिक्षक जोर डालते हैं संवाद पर। ओके, चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है, उपाख्यानात्मक अभिलेख में इनमें से क्या नहीं होना चाहिए। समस्याओं पर केंद्रित होना, निर्णायक होना, या बच्चों की जो है ताकत और कमजोरियों को पहचानना, या बच्चों की रुचि और जिज्ञासा को
का जो है सही युग्म चुनना है आपको। 88 का जवाब दीजिए सब लोग। यहां पे आपका देखिए ये वाला सही हो जाएगा, ये वाला, यानी कि ये आपके दोनों नहीं होने चाहिए। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न देखिए यहां पे, एक ईवीएस की कक्षा में एक शिक्षक चर्चा करता है कि घर की मक्खियां बीमारियां फैलाती हैं। चर्चा के लिए सबसे उपयुक्त सीखने का संसाधन होगा अखबार, फ्लैश कार्ड्स या स्लोगन्स या पोस्टर। वीडियो को लाइक करिए सब लोग, फटाफट वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पे जितने भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए, एक ईवीएस की कक्षा में एक शिक्षक चर्चा करता है कि घर की मक्खियां बीमारियां फैलाती हैं। चर्चा के लिए सबसे उपयुक्त सीखने का जो संसाधन होगा वो होगा अखबार। क्या होगा? अखबार हो जाएगा। ओके, यहां पे आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहां पे, खेल खेल में पाठ पढ़ाते हुए सरिता विद्यार्थियों को खेल के मैदान में ले जाती हैं और उन्हें अलग अलग दिनों में विभिन्न खेल खिलाती हैं। मीनू उसी पाठ को अलग अलग खेलों के चित्र कार्ड को दिखाकर विद्यार्थियों को पढ़ाती हैं। विद्यार्थियों को अधिकतम शामिल करने में कौन ज्यादा प्रभावी रणनीति का उपयोग कर रही हैं? सरिता, मीनू? परिस्थिति पर निर्भर करता है या दोनों? सरिता और मीनू, बताइए सब लोग। यहां पे क्या है, खेल खेल में पाठ पढ़ाते हुए सरिता विद्यार्थियों को खेल के मैदान में ले जाती हैं और उन्हें अलग अलग दिनों में जो है विभिन्न खेल खिलाती हैं। मीनू उसी पाठ को अलग अलग खेलों के चित्र कार्ड को जो है दिखाकर विद्यार्थियों को पढ़ाती हैं। विद्यार्थियों को अधिकतम शामिल करने में कौन ज़्यादा रणनीति का उपयोग कर रहे हैं? सरिता उपयोग कर रही हैं। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है, सो फ्रेंड्स फाइनली आपकी क्लास खत्म हो गई है। ओके, ये थे आपके जो है ईवीएस के जो हैं टॉप 30 क्वेश्चन। कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना, और इस बार सीटेट क्रैक करना है अच्छे नंबरों से तो अभी कभी एजुकेशन विशाल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हमारे चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। जो भी टेट एग्ज़ाम की अपडेट आएगी, सीटेट एग्ज़ाम की अपडेट आएगी, वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिलेगी। ओके, और सीटेट क्वालिफाई कर लीजिए क्योंकि दिन का दिन एग्ज़ाम जो है टफ होते चला जा रहा है। ठीक है, इस बार का रिजल्ट आप सभी लोग देखे ही होंगे किस तरीके का रिजल्ट आया है। बहुत ही कम रिजल्ट इसका आता है सीटेट का। ओके, अगर सही मार्गदर्शन आपको मिल गया तो सीटेट आपका पहले ही प्रयास में निकल जाएगा, नहीं तो आप लोग लगे रहेंगे बार बार, और बार बार आपको पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि फार्म की फीस थोड़ा ज़्यादा होती है। ओके ना, चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास पे। वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिख देना। बाय बाय, टेक केयर। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर लेना, वहां से आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एजुकेशन विथ साहिल। 5000 से ज़्यादा उसमें आपको फॉलोवर मिलेंगे। ओके, चलिए थैंक यू सो मच।